यस प्लीज। आइए, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपने 2019 में IEI कोलकाता से किया है। कृपया अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। सर, ये डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2007 में सहरसा से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा से किया। इसके बाद 2019 में AMI की इक्विवेलेंट टू BTech है सर, 2019 में AMI कोलकाता से किया। ये AMI का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। एसोसिएट मेंबर ऑफ, कितने साल की डिग्री है ये सर 2 टर्म में आता है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A का 6 पेपर होता है, जिसको नहीं, मैंने कोर्स ड्यूरेशन जी पूछा। जी यानी 6 + 6 ईयर्स का होता है सर। 12 ईयर्स। जी, यानी पेपर निकलना रहता है सर, 13 पेपर निकलना रहता है। अच्छा, नहीं देख रहा हूँ मैं कि डिप्लोमा आपने किया 2007 में। जी जी जी। और AMI जो BTech के इक्विवेलेंट है वो आपने 2019 में किया। ये काफ़ी गैप है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर्विस में है सर, तो ये अच्छा। ओपन से है सर। ड्राइंग इंस्ट्रक्टर हैं आप। जी जी। क्या सिखाते हैं आप ITI में बच्चों को ड्राइंग के मामले में? उसमें जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है सर, स्केल है, इसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, स्केल्स, इसके बाद प्रोजेक्शन, बोनस सेक्शन, ये सब आते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो आपने किया है इसमें आपका स्ट्रीम कौन सा है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल? मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर। चलिए अच्छी बात। थोड़ा हम लोगों को समझाइए कि BHP का फुल फॉर्म क्या होता है? BH यानी ब्रेक। BHP हाँ, ब्रेक हॉर्स पावर। क्या है ये? ब्रेक हॉर्स पावर, इंजन शाफ्ट पर जो पावर डेवलप होता है उसी को BHP कहते हैं। इंजन से आपका जो पावर डेवलप होता है उसको ब्रेक होता है। अच्छा, एक वर्ड हम लोग सुनते हैं इंजन के कैपेबिलिटी के मामले में, CPK। बता सकते हैं CPK क्या है? CPK क्यूबिक सेंटीमीटर। नहीं, क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं, सॉरी सर। CC है वो तो ना, इंजन की जो पावर होती है CC वो है CC। CPK वैल्यू क्या है? CPK ये बताइए कि जब से आपने ये डिग्री की है तो आपने कभी किसी प्राइवेट जॉब वगैरह के लिए भी सर्च किया या फिर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं? नहीं सर, एक्चुअली 2007 में डिप्लोमा पास करने के बाद कैंपस सिलेक्शन के द्वारा गुड़गांव गए थे। मान इंडिया लिमिटेड में लगभग 1 साल तक काम किया। इसके बाद वहाँ से पटना आ गए तैयारी करने। तब जो है 2010 में 3-4 जगह सिलेक्शन हुआ था सर, तो पहला सर्विस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आजकल हम लोग देखते हैं कि मैकेनिक्स बड़ा इंजीनियरिंग का बहुत तेज़ी से बूम करता हुआ ब्रांच है। जी, ये हमें बताइए थोड़ा आप कि इंडिया एक व्हीकल मार्केट है, बहुत बड़ा व्हीकल मार्केट है। ये बताइए कि इंडियन जो कंपनीज़ हैं वो आउटसाइड कंट्रीज़ में अपने शेयर को बढ़ा नहीं पा रही हैं। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में जितनी विदेशी कंपनी की गाड़ियां हैं, हुंडई, मॉरिस गैरेज और भी ऑडी, फोर्ड, ये सारी कंपनीज़ यहाँ आ रही हैं। जबकि भारतीय कंपनियां जो है जैसे महिंद्रा और टाटा, इनका बहुत मार्केट शेयर फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका 2-3 कारण हो सकता है सर। एक तो पूंजी का उतना निवेश नहीं कर पा रहे। इसके बाद विशेष जानकारी दीजिए। विशेष जानकारी, ठीक है। ये बताइए कि अगर आपको MVI पद के लिए आप आए हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, यदि आपको मोटर व्हीकल में इंस्पेक्शन करना हो तो आप क्या क्या चीज़ों को देखेंगे? मतलब मान लीजिए कि एक गाड़ी है और वो आपके पास आई है इंस्पेक्शन के लिए, तो आप क्या क्या चीज़ों को देखेंगे? तो इसके लिए सर प्रथम हम लोग पोल्यूशन सर्टिफिकेट देखेंगे। इसके बाद उसका मीटर देखेंगे सर। इसके बाद उसमें देखेंगे कि स्पार्क प्लग सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंजेक्टर को देखेंगे और टायर को देखेंगे कि ये डैमेज तो नहीं है, इत्यादि देखेंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको मॉडल और मेक देखना चाहिए कि किस ईयर का बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC जिसको बोलते हैं। और इतने के बाद आप उसे फिटनेस के लिए ओके कहेंगे, जितनी बातें आप बता रहे हैं।
गाड़ी को जब हम लोग एग्जामिन करते हैं तो एक फिजिकली एग्जामिन करते हैं, जैसे हेडलाइट, प्रेशर हॉर्न, ये सारी चीज़ों को हम लोग एग्जामिन करते हैं नॉर्मली, ठीक है। एक इंजीनियर के रूप में क्या टेक्निकल एग्जामिनेशन करेंगे गाड़ी का? टेक्निकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सर फ्यूल का सप्लाई सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। इसके बाद सॉरी सर, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए आपको नो डाउट आप टेक्निकल साइड से हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटर व्हीकल को हम लोग इंस्पेक्ट क्यों करते हैं, ये बताइए। अगर कोई गाड़ी है उसके इंस्पेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कि वह रोड पर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं डाल मेरा भी ख्याल यही है कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन हो, है ना? ठीक है। तो आप जब गाड़ी को इंस्पेक्ट करेंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ें देखेंगे जो एक्सीडेंट से गाड़ी को बचाएंगे? तो एक्सीडेंट से गाड़ी का सॉरी सर एक बात बताइए, हम लोग अक्सर देखते हैं कि इंडिया का बढ़ता हुआ मार्केट में चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, डीजल मोटर व्हीकल हो, सीएनजी व्हीकल हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, ये सारे चीज़ का शेयर बढ़ता जा रहा है। आप हमें कुछ कारण बतलाइए। जैसे एक रिपोर्ट भी था, शायद WHO या UNO का रिपोर्ट था कि बहुत ज़्यादा लोग इंडिया में मरते हैं, मतलब ईयरली वर्ल्ड में 50 लाख लोग दुनिया में मरते हैं एक्सीडेंट से। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको एक्सीडेंट के कारणों को वर्गीकृत करना हो तो आप किस प्रकार से दुर्घटना के कारणों को समझेंगे या उसे कैसे वर्गीकृत करेंगे? तो पहले तो देखेंगे कि शराब पीकर कोई यदि गाड़ी चलाता है तो उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। यदि गाड़ी में किसी प्रकार का खराबी के चलते यदि किसी का एक्सीडेंट होता है तो सेकंड कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद यदि किसी थर्ड पर्सन के कारण यदि गलती होती है तो उसको इस प्रकार से आप वर्गीकृत करेंगे। अच्छी चीज़ है। यह बताइए कि आप किसी जगह मोटर व्हीकल के इंस्पेक्शन के लिए मान लीजिए फील्ड ड्यूटी में भी खड़े हैं, या हो सकता है कि ऑफिस ड्यूटी में है। तो ऑफिस ड्यूटी में तो आदमी व्हीकल को प्रिपेयर करके लाएगा इंस्पेक्शन के लिए। कई बार फील्ड ड्यूटी में भी आप जिसको औचक निरीक्षण करते हैं, रैंडम इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं उसे। तो मान लीजिए कि आपको ऐसी शंका हो रही है कि कोई गाड़ी जो है वो ओवरलोडिंग है, ठीक है। तो आप किस प्रकार से इस चीज़ को चेक करेंगे कि वो गाड़ी ओवरलोडिंग है या नहीं? तो उसको सर पहले ले जाएंगे वेट करने वाले मशीन पर। वह यदि जहाँ से वह गंतव्य स्थान तक जाएगा उससे लगभग 10 किलोमीटर तक ले जाएंगे और वहाँ पर वेट करेंगे। यदि वजन से जितना अधिक रहेगा तो उसका फाइन करेंगे 20,000 प्लस 2,000 पर एक्स्ट्रा टन के हिसाब से उसका फाइन करेंगे, चालान करेंगे। फाइन करने पर ज़्यादा जोर है, ऐसा क्यों? ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो ज़्यादा ही होगा या कम ही होगा? मैं ये पूछा था कि आप किस प्रकार से पता करेंगे कि ये ओवरलोडेड गाड़ी है या नहीं। तो उसके लिए कि आप वेइंग ब्रिज का जो है उसका स्लिप है, पहले वो इंस्पेक्शन करेंगे। कोई भी ओवरलोडेड गाड़ी चलती है या लोडेड गाड़ी चलती है तो वो अपने साथ कैरी करती है उस चीज़ को। खैर कोई बात नहीं। ये बताइए, हम लोग गाड़ियों के मामले में देखते हैं एक वर्ड आता है टॉर्क। बता सकते हैं टॉर्क क्या होता है? जी, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर। टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा समझा सकेंगे इसको? जैसे कि टॉर्क व्हील जितना रोटेशन करेगा, ठीक है, 2 पे एंटी ये होता है सर, फोर्स जितना घूम रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को टॉर्क कहते हैं। उसी को टॉर्क, यानी ज़्यादा टॉर्क है तो गाड़ी अच्छी है? जी जी। श्रीमान, आप हम लोगों को एक चीज़ और समझाइए। मान लीजिए कि आप अपने कार्यस्थल पे तैनात हैं, तो जनरली माना जाता है कि जो लोग मैकेनिकल साइड से होते हैं वो थोड़ा सा मशीन जैसा सोचने लगते हैं। उनमें मानवीय जो सामाजिकता का जो होता है वो थोड़ा सा, क्योंकि डेली बाय डेली तो वो पढ़ते ही हैं साइंस विज्ञान वगैरह का। तो आप ये बताइए कि आप अपने कॉलीग्स के साथ किस प्रकार से सामंजस्य बैठाएंगे, खासतौर से उन कॉलीग्स के साथ जिनके विचार आपसे नहीं मिलते हैं? उसके साथ सर जितना हम उनकी बातों को पहले सुनेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, यदि
हम ये अपना स्टेटमेंट उनको कम सुनाएंगे और उनकी बातों को ज़्यादा सुनाएंगे ताकि सामंजस्य बैठ सके। अच्छे श्रोता बन करके आप जी। अभी आपने कहा कि चेकिंग के दौरान फ्यूल चेक करेंगे, स्पार्क चेक करेंगे, कार्बोरेटर चेक करेंगे, लेकिन अगर उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी है और वो दिखा रहा है कि सब ठीक है, तो फिर आप कैसे उसको फाइन कीजिएगा? तो हो सकता है कि जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जारी किया है उसका रीडिंग गलत हो सकता है। तो मान लीजिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट तो जो संस्था देती है वो सरकार द्वारा ऑथराइज रहती है, उसने सर्टिफिकेट दिया कि इनकी गाड़ी जो उसके निर्धारित मापदंड है उससे बिल्कुल ठीक है, तो उसके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट का अभी तक है वर्तमान में, और उसको जो काम कर रहे हैं कार्बोरेटर है, प्लग है, वो आपके निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको फाइन कीजिएगा? तो बोलेगा अगर मेरे पास तो है सर पोल्यूशन तो सर्टिफिकेट। इसकी सूचना सर डीटीओ साहब को देंगे कि सर इस तरह का मैटर है, तो इसको क्या किया जा सकता है, उच्च अधिकारी से सलाह लेंगे सर। जैसे एक मान लीजिए कंपनी है, उसमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्या तात्पर्य है? मतलब एक आम आदमी क्या समझेगा कि आप क्या काम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? जो फिजिकली वर्क होता है सर, जनरली जो फिजिकल वर्क होता है जो हम लोग अपने हाथों से करते हैं वो मैकेनिकली कहा जा सकता है सर। कैसे फिजिकली वर्क? जैसे हैमरिंग करना, हैमरिंग जब करेंगे किसी चीज़ का तो वह एक प्रकार का मैकेनिकल वर्क हो सकता है। मान लीजिए किसी चीज़ पे हमको हथौड़ा मारना है तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। सटीक जवाब। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, आप हॉबी में लिखें टू प्ले गिल्ली एंड डंडा। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है प्लस आप जा रहे हैं MBI बनेंगे, तो आमतौर पर व्यक्ति का जो स्वभाव रहता है या उसकी जो रुचि रहती है वो उसके प्रोफेशन में काफ़ी सहयोग करता है, क्योंकि चूँकि उससे वो इंटरेस्टेड है। आपकी गिल्ली डंडा का जो खेल है वो MBI में क्या मदद करेगा? एक्चुअली सर मेरा गांव बचपन में गांव में बीता है, तो उस दरमियान जो हम लोग यही खेलते थे, गिल्ली के डंडा हुआ, इसके बाद ढोल पाती इत्यादि जो क्षेत्रीय खेल है उसमें ज़्यादा रुचि थी सर। और दूसरा हेल्प वाइफ को किस तरह से हेल्प करते हैं? जैसे बच्चों को खाना खिलाना या यदि बच्चे कोटा बनाना आदि हेल्प करते हैं, खाना बनाने में कुछ हेल्प कर देते हैं सर। आपको इतना समय मिल जाता है कि पत्नी को हेल्प कर सकें? दिन में तो नहीं मिलता है सर, लेकिन रात में जो है। अभी हाल ही में क्वाड सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में कुछ है जानकारी? क्वाड 4 देशों का एक संगठन है सर, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान है, और वर्तमान में PM मोदी साहब गए भी थे और जापान में इसका सम्मेलन हुआ। क्वाड क्यों जरूरत पड़ा क्वाड को बनाने का? क्योंकि चीन, ये दक्षिणी चीन सागर में सर चीन का वर्चस्व अधिक है, उसके काउंटर में उसको बैलेंस करने के लिए ये चारों देश मिलकर क्वाड का संगठन का निर्माण किया सर। टू हेल्प पुअर, इसमें क्या क्या आपने अभी तक किया है? गरीबों को किस तरह से मदद किया? जैसे जो विद्यार्थी आते हैं सर पढ़ने के लिए, तो उसको हम लोग पहला प्रायोरिटी देते हैं, जो उसका ड्रेस है उसको हम लोग उसी को ड्रेस देते हैं जो कि पूरा पुअर है। हम देखते हैं कि सालों भर एक ही कपड़ा पहन के आता है, तो उसको हम लोग पहले ड्रेस प्रोवाइड करवाते हैं, सरकार की तरफ से ड्रेस का रुपया आता है। इसके बाद उसको जितना संभव हो सकता है कॉन्सेशन हम लोग करते हैं सर। बहुत अच्छा। आपने ये हॉबी में बोला टू हेल्प वाइफ, जी। बच्चों को आप देखभाल में मदद करते हैं, तो जी। क्या आपकी वाइफ वर्किंग है? नहीं, वर्किंग तो नहीं है, लेकिन ट्विंस है सर उनमें। ट्विंस बच्चा रहने के कारण उनको बहुत कठिनाई होती है, इसी कारण से उनका हेल्प करना पड़ता है। तो इस सर्विस में आने के बाद आपको लगता है कि आप हेल्प कर पाएंगे उनकी? तो ज़रूरत के अनुसार यदि टाइम मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, कल को मान लीजिए आपकी वाइफ कहेगी वो उसको भी काम देना है, वो भी वर्क करना चाहती है, तो क्या आप उसको सपोर्ट किस तरह से करेंगी? तो हम लोग
देखेंगे कि या मेरे फैमिली का कोई मेंबर या उनके फैमिली का कोई मेंबर यदि बच्चे को देखभाल करने के लिए अवेलेबल हो तो उनको बुला लेंगे। अभी G20 समिट होने वाला है, जी जी जी। ये किस देश में होने वाला है? ये G20 अभी तो विदेश मंत्री यहाँ गए हैं इंडोनेशिया, तो आज का ही न्यूज़ था समाप्त। हाँ, जी। तो लेकिन G20 का सेमिनार फिलीपींस में पूरा याद नहीं है। नहीं, इंडोनेशिया में ही होने वाला जी है। जी इंडोनेशिया ने ही अपना हाल ही में कैपिटल चेंज किया है, जी जी। किया है अभी चेंज उसमें, तो उसका क्या कारण है, क्यों वो अपना कैपिटल ही चेंज कर दिया उसने? क्योंकि इंडोनेशिया का जो क्षेत्र पड़ता है वह समुद्र से पूरा चारों तरफ घिरा हुआ है, तो इंडोनेशिया जकार्ता जो है वह लगभग डूबने के कगार पर पहुंच चुका है, तो इसी कारण से जो है ये अपना कैपिटल जो है चेंज करना था। तो अभी आपको याद है कि नया कैपिटल का नाम क्या है जिसको बना रहा है वो, या किस Sorry. आइलैंड पे बना रहा है? सॉरी मैम यार। अच्छा, कोई नहीं। सब देशों ने अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपका 26 जो हुआ है COP26, जी इसमें कार्बन न्यूट्रल टारगेट दिया था, जी जी। तो इंडिया का टारगेट क्या है? ये भारत बोला है कि 2070 तक हम कार्बन को न्यूट्रल कर देते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बहुत बड़ा रोल होगा, तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार ये हेल्प कर सकता है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे जो इमिशन होता है नहीं होता, इमिशन तो बिल्कुल नहीं होता, जिससे वातावरण पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डालता। इसके बाद ये इसके लिए जो है भारत सरकार जो है फेम योजना लेकर आई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उसमें प्रोत्साहन राशि जैसे कर में टैक्स वगैरह में छूट देकर उसको प्रोत्साहित कर रही है सरकार। तो विशेष और भी कुछ सरकार कर रही है पुराने व्हीकल को हटा के नए व्हीकल्स को लाने के लिए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कुछ और सरकार से कदम उठा रही है या नहीं? हाँ, सरकार का ये है कि जैसे 2030 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लगभग 50% बढ़ा देना चाहिए। एग्जैक्ट डाटा तो पता नहीं है मैं, लेकिन 20 और ये प्रोत्साहन किया गया है 2047 तक पेट्रोल और डीजल गाड़ी को पूरा हटा देना है। एक पेट्रोल और डीजल के साथ मिक्स करके इथेनॉल को भी डाला जा रहा है। जी जी। इसका टारगेट क्या है, कितना प्रतिशत डाला जाएगा? सॉरी 20% अभी मिक्स करने की बात चल रही है। जी। उसका टारगेट लिया गया था पहले 2030, जी। अभी घटा दिया गया है, तो अभी इसका नया टारगेट क्या है? 2028 हो सकता है, अनुमान लगा सकते हैं 2028 के आसपास। वैसे 2025 है। जी। काफ़ी इम्प्रेसिव लगा आपसे मिलकर। एक दो प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। जैसा देख रहा हूँ कि आप थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, ये बताइए कि मुझे गांव में जो शिक्षा की स्थिति है वो बिहार में कहाँ तक बदली है? आप तो गांव जाते भी होंगे, तो आपने अपना समय भी देखा होगा, तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति कहाँ तक बदली है? सर एक्चुअल में देखा जाए तो जैसा हम लोग ये अपने पंचायत में देखते हैं सर, स्कूल में लगभग 200-300 विद्यार्थी हैं, लेकिन टीचर 1-2 हैं जो कि सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं और जो है खा के आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा, जैसे मेरा छोटा भाई एक जिला पार्षद बने हैं, तो वह जो है हम लोग एक स्कूल खोले हैं जिसमें फ्री सुविधा के रूप में उनको प्रोत्साहन करना। देखिए एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट टीचर का रेशो काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, तो ये तो बड़ा नेगेटिव चीज़ हो गया। मैं जानना चाह रहा था कुछ सुधार के मामले में, आप अपने समय से आपके ज़माने में कुछ सुधार देखते हैं? तो सुधार में तो बहुत, जैसे कि साइकिल योजना, मतलब मध्याह्न भोजन योजना, ये सब जो है बहुत हद तक जो गरीब विद्यार्थी थे वह स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, ये मतलब कि शिक्षा का जो विस्तार होना चाहिए था जनसंख्या तक वो हो रहा है। जी। और शिक्षा की क्वालिटी के मामले में क्वालिटी घट गया है, लेकिन शिक्षा का विस्तार हो रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप एक पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से हैं, थोड़ा स्टार्टअप स्कीम है सरकार की, थोड़ा इस पर एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
स्टार्टअप स्कीम जो है, भारत का ये मोटो है कि अपना ही देश में जो भी छोटा मोटा जो उद्योग लगा के अपना सामान वगैरह को उत्पादन किया जा सके। स्टार्टअप और स्टैंड अप में क्या अंतर है? दो तरह। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपको, आप जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएं, आप जा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले आते के साथ आपने पहले जो आप बैठे हुए थे ना, वो आपका सीटिंग पोस्चर नहीं था, आप रेस्ट कर रहे थे पीछे। एक स्टूडेंट को थोड़ा अटेंटिव होना है, ठीक है। मैंने बोर्ड मेंबर तो चाहे जैसे भी बैठे हैं, काफ़ी एजेड लोग होते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को थोड़ा सा तना हुआ होना चाहिए और अपने ऊपर जैसे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा आप अपना ड्रेस वगैरह देख लेंगे जो इंटरव्यू का अपना रहे। तो हॉबी में ना आपने जो बताया गिल्ली डंडा खेलना, ये थोड़ा अच्छा नहीं, माने रियलिस्टिक है, लेकिन एक बड़ा आदमी 30-40 साल का आदमी, ये नहीं उससे आशा की जाती है कि वो इस तरह के बच्चों के साथ खेले। फ्लाइंग डिश है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेलते, हॉबी है, थोड़ा समय काटने के लिए खेलते हैं ताकि शरीर का एक्सरसाइज हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आप पुलेला गोपीचंद की तरह खेलें, तो बैडमिंटन आप सिंपल खेल सकते हैं, टेबल टेनिस हो गया या फिर रनिंग वॉकिंग, ये सब। तो हॉबी होना चाहिए थोड़ा कंस्ट्रक्टिव, है ना। बच्चों के साथ खेलना हो सकता है वो कुछ भी खेलते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या कहते हैं कि हॉबी आपकी, हॉबी के अलावा पूछा था एक क्वेश्चन कि आप दुर्घटना के कारणों को कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो मानव जनित कारण है, यांत्रिक कारण है, ठीक है, मौसम संबंधी कारण है, इसका वर्गीकरण, जैसे फॉग वगैरह ज़्यादा होता है, ये क्लियर चीज़ है। फिर मैम ने जो भी कुछ पूछा आपको उसमें, या फिर सर ने जो कुछ पूछा उसका बहुत आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, लेटेस्ट और रिसेंट वाली चीज़ों को पढ़ने की भी ज़रूरत है और थोड़ा बोल करके अभ्यास करने की भी ज़रूरत है। सर ने पूछा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर था, आपने केवल हैमरिंग का नो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है मशीन कैसे वर्क करता है, उसका फ्यूल सोर्स होगा, कहीं से उसे ऊर्जा मिलेगी, फ्रिक्शन होगा, बॉल बियरिंग होगा, आप समझ रहे हैं बात को। उसमें कई फिजिक्स के सिद्धांत कार्य करते हैं, मैकेनिक्स तो सिद्धांत कार्य करते हैं, फ्रिक्शन से लेकर और सारी चीज़ों को। तो मशीन कैसे कार्य करती है, उन सब सारी चीज़ों को समझना मैकेनिक्स का काम है, ठीक है। आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए, पेपर मैगजीन पढ़ लीजिए, 1-2 इंटरव्यू और देखिए आप वहाँ से आए और यहाँ बैठे, आप नौकरी करते हैं। जी जी। आपका जो जैसे बीपीएससी इंटरव्यू ले रही है आपको सेलेक्ट करने की, जी आप बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उसमें से आपका सिलेक्शन हो या किसी का, तो वो बीपीएससी तो चाहेगी कि हम अच्छे कैंडिडेट को लें, फ्रेश कैंडिडेट को लें।